Assalamualaikum viewers. Hello, welcome to our YouTube channel NEET Plus. होप आप अच्छे से हैं और हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने चूज़ किया है वो है रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो क्या दिया गया है, हम ये क्वेश्चन पहले रीड करेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is aligned parallel to an uniform electric field E. The energy required to rotate the dipole by 90 degree is A P square E, P times E infinity and P E square है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत कैसे करेंगे। तो आप देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। एक डाइपोल दिया गया है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। डाइपोल एक्सिस है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पहले डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि जो डाइपोल मोमेंट का होगा फ्रॉम प्लस टू माइनस, इस डाइपोल को हमने क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन करना है, हमें रोटेट करना है बाय 90 डिग्री। तो जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे डाइपोल को, तो ये कैसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये सब करने में हमें कुछ वर्क डन लगेगी, क्योंकि हमें इस अलाइनमेंट से इस अलाइनमेंट पे जाना है। तो कुछ वर्क डन लगेगी हमें, जो वर्क डन हमारे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगी। तो अगर हम हमारे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को ढूंढ ले और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को ढूंढ ले और उन दो में हम अगर सब्ट्रैक्शन कर दें, तो हमें क्या निकलेगा, वर्क डन निकलेगा, जो कि हमारी एनर्जी होगी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल। तो ये पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहेंगे PE1, वो किसके बराबर होगी, वो तो होगी बराबर माइनस टाइम्स P डॉट E, डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो किसके बराबर होगी, वो माइनस PE कॉस थीटा। तो इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं P और E की जो आपस में थीटा है वो कितना है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो थीटा हमारा 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस PE कॉस 0, ये बन जाएगा माइनस PE कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आंसर इसका माइनस PE। तो जो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की थी वो थी बराबर माइनस PE, और आफ्टर वी हैव रोटेटेड दिस डाइपोल, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी और वो किसके बराबर होगी, वो अगेन बराबर होगी माइनस डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का जो आपस में एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये आ जाएगा माइनस PE कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 तो 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा माइनस PE टाइम 0, जो कि 0 के बराबर है। तो जो हमारी दूसरी
पोटेंशियल एनर्जी है दूसरे, आफ्टर रोटेटिंग दूसरे केस में वो ज़ीरो बन जाएगी। तो जो हमारी एनर्जी होगी या वर्क डन होगा, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड, वो कितनी होगी? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हम एक अलाइनमेंट से दूसरे अलाइनमेंट में चेंज करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी जितनी हमने उस पर वर्क डन की होगी, और वो उतनी एनर्जी हमारे को रिक्वायर्ड होगी। तो ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी वन। पोटेंशियल एनर्जी टू तो हमारी ज़ीरो है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी वन, वो बराबर है माइनस टाइम्स ई, माइनस एंड माइनस विल बी इक्वल टू प्लस। तो जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पी ई है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन करने का क्या फंडा था? इस क्वेश्चन करने का फंडा था कि पहले हमारा जो डाइपोल है वो अलाइंड है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्टेबल पोजीशन इसकी है। तो फिर हमने क्या किया, हम आ गए और हमने कुछ वर्क डन किया, 90 डिग्री इसको रेज किया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो रेज किया होगा हमने तो कुछ वर्क डन की होगी, उस वर्क डन करने से इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी। तो हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी पहले पहले सिनारियो में पहले चेक की, जो कि हमें माइनस पी डॉट ई से माइनस पी ई निकली, और दूसरे सिनारियो में भी हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया। तो फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो वर्क डन की होगी हमने वो पोटेंशियल एनर्जी टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, जो कि हमारा आंसर आ गया पी ई, विच इज़ आवर ऑप्शन बी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिलेटेड। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2018 में आया है। तो क्या कहा गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज Q and area A is option A independent of the distance between the plates, linearly proportional to the distance between the plates, proportional to the square root of the distance between the plates, inversely proportional to the distance between the plates। तो आपको पता है जो फोर्स होगा, देखिए पहले हम एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये इसके दो प्लेट्स हैं, का जो एरिया होगा इस प्लेट का सेम होगा दोनों का ए, और जो इन दो में डिस्टेंस होगी उनको हम डी बोलेंगे। तो आपको तो पता है कि इन दो में अगर प्लस, तो इन दो के दरमियान कुछ फील्ड ई होगा, और एक प्लेट पे फॉर एग्जांपल प्लेट वन, इस पे क्या फोर्स होगा, प्लेट वन पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होगा क्यू टाइम्स ई, अगर इस पे कुछ चार्ज क्यू होगा तो ये तो क्यू टाइम्स ई होगा। और जो हमारा ई है, अगर ये मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट, ई किसके बराबर होगा, ई हमारा होगा सिग्मा बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ट्वाइस इसलिए क्योंकि ये मेटालिक प्लेट है, तो हम ई को रिप्लेस करेंगे सिग्मा बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा तो आपको पता है वो बराबर है 2/a ट्वाइस एप्सिलॉन ए। तो जो हमारा एफ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए प्लेट, वो आ जाएगा बराबर क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए। ये एक्सप्रेशन हमारी फोर्स की निकल रही है। तो इस हिसाब से क्या आंसर आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स,
तो यहाँ पे तो डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है, डी का जिक्र नहीं है, मुझे तो लग रहा है ये ठीक है। तो दूसरा देखेंगे, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नो, डी डी तो नहीं है, इधर प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो नहीं है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिकॉज हमारी एक्सप्रेशन है क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, ये नीट 2020 में पूछा गया है। तो पहले हम इसको रीड करेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ईयर एज मीडियम is 6 microfarad. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of a medium is, तो देखिए क्या मसला है। पहले जो हमारा एक इलेक्ट्रिक प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसमें एयर को रखा गया है एज मीडियम, तो जो उसकी कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरड है। उसके बाद क्या किया गया है, इसी पैरेलल प्लेट में एयर के बजाय कुछ डाइलेक्ट्रिक रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी के होगा। तो उसका जो सी है, हम सी डैश बोलेंगे, वो बराबर है 30 माइक्रो फैरड का। तो हमें क्या निकालना है, इस वाले डाइलेक्ट्रिक का जो एप्सिलॉन है वो तो एप्सिलॉन नॉट है जिसका वैल्यू दिया गया है एयर का, लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक का जो एप्सिलॉन है वो हमें निकालना है, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखेंगे। हमें तो पता है कि कैपेसिटेंस है वो बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इस डाइलेक्ट्रिक के केस में तो वो किसके बराबर होगा, टी डैश, वो होगा के टाइम्स एप्सिलॉन ए बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, होगा कि नहीं होगा। तो इसके बाद तो हमारा जो सी डैश है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ये एप्सिलॉन ए बाई डी जो है, ये तो हमारे सी के बराबर है, के टाइम्स सी, और यहाँ से हम ए को निकाल सकते हैं सी डैश बाई सी। अब देख सकते हैं सी डैश हमारा 30 माइक्रोफैरड है और सी 6 माइक्रोफैरड है, 6 1 आर एंड 6 5 आर, तो हमारा के निकल गया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन, तो वो तो बराबर है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिखेंगे 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें दिया गया होगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस, को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे 8.85, क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 10 टू द पावर माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 100, एक रेस पावर माइनस 2 को हमने नीचे ला दिया, तो हमें पता है 5 1 आर 520 आर, क्या हो जाएगा 2 से हो जाएगा इसको 2 1 2 4 आर 2 4 आर 2 2 आर
0.25 आर, तो एक ज़ीरो से और डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.4425 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 0.44 × 10⁻⁻10 है। आप देख सकते हैं वो ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। इन दिस में क्या हमने सीखा इस क्वेश्चन में कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को रिप्लेस करते हैं, जैसे हमने एयर को रिप्लेस किया विद सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उससे हमारी कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं 5 टाइम्स हो गया, 6 से 30 बन गया, तो 5 आ गया हमारा के का वैल्यू। ये हमें बताता है कि कितने टाइम्स हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज हो गया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा सी होता है वो तो एप्सिलॉन सी हमारा है एप्सिलॉन A/D। तो अगर एयर होगा तो ये एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट के, और अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा वो होगा देन बराबर के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो हमें बताया गया जिसको हम एप्सिलॉन बोलेंगे। तो यही हमें निकालना था के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने निकाला। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट 2016 में पूछा गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल कैपेसिटर। पहले हम इसको रीड करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ई प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विद 4 डाइलेक्ट्रिक्स K1 K2 K3 and K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया गया है, डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं रखा गया है, किसी कॉम्बिनेशन में रखा गया है। और हमें बोला गया है कि अगर इस सारे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से, तो वो के इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं असल में ये क्वेश्चन सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें खाली एक चीज़ हमें नोट करने की ज़रूरत है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ इस डायग्राम को, तो आप देख सकते हैं K1 K2 एंड K3 और K4 है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे आप देख सकते हैं जो K1 K2 K3 है हमारा, ये तीन कैपेसिटर्स बना रहे हैं और ये तीन आपस में पैरेलल आ रहे हैं। जैसे कि एक कैपेसिटर बन गया जिसका K1 है कांस्टेंट, दूसरा कैपेसिटर बन गया, तो पैरेलल हम ऐसे दिखाएंगे K1 K2 और K3। ये तीन कैपेसिटर हैं जो आपस में पैरेलल आ गए हैं, और जो K4 है ये इनके साथ सीरीज में आ रहा है। और ये हमारा, हमें इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये आपको कैसे समझ आएगा कि ये तीन पैरेलल में है और ये सीरीज में है। आप देख सकते हैं कि जो इनके अपर प्लेट्स हैं इन तीन कैपेसिटर्स के वो आपस में मिले हुए हैं, एक दो तीन, और ये नीचे वाले जो फॉर्म हो रहे हैं प्लेट्स ये भी आपस में मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एक दो तीन आपस में मिले हुए हैं और ये तीन आपस में मिले हुए हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है। और ये जो है K4 का एक प्लेट इनके साथ मिला हुआ है और एक प्लेट नहीं मिला हुआ है, तो ये हमें सीरीज का बता रहा है। तो अब हम आपको पता है कि जब तीन कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, और उसके बाद कैपेसिटेंस सीरीज़ में आने के बाद
1 बाई हो जाती है। तो हम इसको कैसे करें, पहले हम इन तीन कैपेसिटर को पैरेलल कर देते हैं तो ये आ जाएगा। असल में तो एक कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा k टाइम्स एप्सिलॉन a बाई डी। तो आप देख सकते हैं इन तीन वाले कैपेसिटर्स में a का जो वैल्यू है वो दिया गया है a बाई 3 और d का जो वैल्यू है वो d बाई 2 दिया गया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अगर हम एक कैपेसिटर का वैल्यू निकालें C1 का तो वो आ जाएगा K1 एप्सिलॉन a बाई 3 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2/3 K1 एप्सिलॉन a बाई डी। तो जो ये नेट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे इन तीन पैरेलल की वो आ जाएगा 2/3 K1 प्लस K2 प्लस K3 टाइम्स एप्सिलॉन a बाई डी। बिकॉज इन तीन कैपेसिटर्स का a बाई 3 कॉमन है, सेम है, और d बाई 2 भी सेम है। इसके बाद जो एक है ये K4 4 पैरेलल है। जो कैपेसिटेंस 4 है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन a बाई डी। इसका जो K है वो K4 के बराबर है। एप्सिलॉन a तो इसका सेम ही है, लेकिन जो D है वो d बाई 2 के बराबर है। तो ये आ जाएगा ट्वाइस K4 एप्सिलॉन a बाई डी, ट्वाइस K4 एप्सिलॉन a बाई डी। के बाद जो हमारा नेट कैपेसिटेंस बन जाएगा जिसको हम इन दो को रिप्लेस करेंगे विद C टोटल। तो चूँकि सीरीज़ में आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 1/C टोटल इक्वल टू 1/C P प्लस 1/C4। और जो हमारा C टोटल है हम तो इसका रखेंगे एप्सिलॉन a बाई डी, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन a बाई डी। हमें यहाँ पे जनरल लिया है एप्सिलॉन। और 1/CP आप देख सकते हैं CP हमारा ये दिया गया है, आ जाएगा 2/3 K1 प्लस K2 प्लस K3 एप्सिलॉन a बाई डी प्लस 1/C4। C4 यहाँ पे दिया गया है, आ जाएगा 1/2 K4 एप्सिलॉन a बाई डी। एप्सिलॉन a बाई डी एप्सिलॉन बाई डी एप्सिलॉन a बाई डी विल गो आउट एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ भूल गया कि क्योंकि ओवरऑल कांस्टेंट होगा हमारे टोटल कैपेसिटेंस का। तो ये क्या रिलेशन हमारी निकली, 1/K इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/2 K4। मुझे लगता है ये ऑप्शन दिया गया है शायद, पहले हम देखेंगे। नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/K, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/K1 प्लस K2 प्लस K3, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1/K4। तो ये ऑप्शन शायद दिया गया है, आप देख सकते हैं 2/K इज इक्वल टू 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या डिपिक्ट करता है। ये डिपिक्ट करता है तीन पैरेलल कैपेसिटर्स विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 K2 एंड K3 और एक सीरीज़ में एक पैरेलल कैपेसिटर रखा गया है सीरीज़ में K4। तो हमने क्या किया, पहले इन तीन का पैरेलल निकाला, पहले इंडिविजुअली कैपेसिटेंस निकाली जो कि a/3 और d/2 इनका
का जो सेपरेशन लेंथ है और एरिया है, तो C1 निकाला। सिमिलरली C2 एंड C3 निकाला। तो ये चूँकि ये तीन पैरेलल में आ गए हैं, तो इनका जो पैरेलल होगा वो सम ऑफ 3 होगा, जिसको हमने CP से डिनोट किया, जो कि हमारा 2/3 K1 + K2 + K3 एप्सिलॉन A/D आ गया। तो जो हमारा K4 है उसमें क्या दिया गया है, A तो दिया गया है पूरे A के बराबर, और D को रिप्लेस किया गया है D/2, क्योंकि ये हाफ ऑफ द लेंथ में ही फैला हुआ है। तो C4 हमने निकाला। उसके बाद ये दो सीरीज़ में आ गए, और आपको पता है अगर सीरीज़ में दो कैपेसिटर आते हैं तो इसमें ये रूल लगता है 1/C, इनवर्स रूल लगता है 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C पैरेलल प्लस 1/C4 सीरीज़ वाले दो। तो C टोटल को हमने रिप्लेस कर दिया एक कैपेसिटर से, जिसका एरिया A और डिस्टेंस D विद कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हमने लिखा 1/K एप्सिलॉन A/D, और इसको रिप्लेस कर दिया CP से और C4 से। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके जो हमारा आंसर निकल गया वो ये है। क्योंकि मैंने इसको इसलिए इतनी जल्दी में दिखाया क्योंकि आपको भी ये स्पीड गेन करनी है। ये नीट का क्वेश्चन 2 मिनट में करना होता है, इसीलिए यू हैव टू बी मच फास्ट. You have to keep practicing these sort of questions so that you may gain very much speed. Thank you for watching this lecture. Please like and share this video, and please subscribe this channel. Thank you.